आज की क्लास में हम बात करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में और यहाँ पर उससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स को भी मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका डी फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड सारे डाउट यहाँ पर दूर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। डी फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज ए डेटा फ्लिप फ्लॉप और ए डिले फ्लिप फ्लॉप। डेटा फ्लिप फ्लॉप का क्या मतलब है कि डी फ्लिप फ्लॉप डेटा को स्टोर करवा के रखता है जब तक कि हमें एक रिक्वायरमेंट होती है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। डिले फ्लिप फ्लॉप क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि जब भी हम इसे इनपुट देते हैं आउटपुट जनरेट करने में ये अप टू 1 क्लॉक पल्स का डिले यहां पर शो करवाता है कि अगर हमें डिले चाहिए इनपुट से आउटपुट जनरेट करने में तो डी फ्लिप फ्लॉप का यहां पर यूज किया जाता है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप अगर हम बनाना चाहते हैं तो एस और आर इनपुट के बीच में अगर हम इन्वर्टर का मतलब क्या है, नॉट गेट अगर लगा देते हैं तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो सर्किट होगा वो डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज कॉमनली यूज्ड एज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टू क्रिएट ए काउंटर्स। कि अगर आप काउंटर डिजाइन करना चाहते हैं या मेमोरी ब्लॉक जो कि हमारे डेटा को स्टोर करवा सके जैसे कि शिफ्ट रजिस्टर, तो उन्हें बनाने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। अब देखिए डी फ्लिप फ्लॉप बनता कैसे है, तो आपको अगर ध्यान हो तो इतना सा जो ये सर्किट हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ये जो सर्किट है हमारे पास में, ये सर्किट किस चीज का है? ये हमारे पास में एसआर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है। एसआर में क्या होता है आपको आइडिया ही है कि हमारे पास में 4 नैंड गेट लगे हुए हैं। ये वाला जो पार्ट है हमारे पास में एसआर लैच का डायग्राम है हमारे पास में, और यहाँ पर हमारे ये पूरा एसआर फ्लिप फ्लॉप है। अगर एस और आर के बीच में आप एक इन्वर्टर लगा देते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी, ये एक इन्वर्टर हो गया या नॉट गेट हो गया, तो इससे क्या होगा कि ये किस में कन्वर्ट हो गया? डी फ्लिप फ्लॉप में। ऐसा क्यों किया? एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक प्रॉब्लम थी, आपको ध्यान होगा। अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, जब हम इसकी वैल्यू 1-1 देते हैं, 1-1 देने के टाइम पर आपने देखा था तो एक इनवैलिड स्टेट जनरेट होती है। तो उस इनवैलिड स्टेट को खत्म करने के लिए हमने क्या किया? इन्वर्टर लगा दिया, जिससे क्या होगा कि हमेशा एस और आर की जो वैल्यू जाएगी वो हमेशा एक दूसरे के क्या जाएगी? रिवर्स जाएगी। अगर एस की वैल्यू 0 जा रही है तो आर की वैल्यू 1 जाएगी, और एस की वैल्यू 1 जा रही है तो आर की वैल्यू क्या जाएगी? 0 जाएगी। तो इस तरीके से हमेशा वैल्यू या तो 0-1 जाएगी या 1-0 जाएगी। तो कभी भी 1-1 वाली स्टेज हमें देखने को नहीं मिलेगी, और इससे क्या होगा कि हमारी इनवैलिड स्टेट जनरेट नहीं होगी। ये डी फ्लिप फ्लॉप ने क्या किया था? एसआर फ्लिप फ्लॉप की इस प्रॉब्लम को रिजोल्व किया था। आगे बात करते हैं डी लैच की। आपको ध्यान है कि फ्लिप फ्लॉप और लैच दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? अगर हम क्लॉक पल्स लगा देते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर क्लॉक पल्स ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप में और लैच में एक बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि लैच के अंदर अगर आप आउटपुट जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो क्लॉक पल्स पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप डी फ्लिप फ्लॉप और डी लैच के सर्किट डायग्राम को यहां से समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर सीएल के मतलब क्लॉक लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? हमारे पास में फ्लिप फ्लॉप जनरेट हो जाएगा। ट्रुथ टेबल की बात करें, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्लॉक की वैल्यू को क्या लेंगे? 0 लेंगे। अगर क्लॉक की वैल्यू को हम 0 लेके चलते हैं तो उस केस में क्या होगा कि क्लॉक की वैल्यू हमारे पास में 0 है, तो हमारी जो Qn है, जो कि हमारी नेक्स्ट स्टेट है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी और हमें हमेशा क्या मिलेगा? Qn ही देखने को मिलेगा, Qn ही मिलेगा। क्लॉक की वैल्यू को अगर हम 1 लेके चलते हैं तो उस केस के अंदर देखिए क्लॉक की वैल्यू हमने क्या ली है? 1 ली है। यहाँ पर डी की वैल्यू को देखिए, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 0। डी की वैल्यू को 0 लिया तो यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारे पास में 0 हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? क्योंकि यहाँ पर नॉट गेट लगा हुआ है तो 1 हो जाएगी। क्लॉक की वैल्यू तो 1 है ही हमारे पास में ऑलरेडी। अब देखिए 1-1 के साथ में अगर नैंड गेट लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। और साथ में आप जानते हैं कि अगर नैंड गेट में एक भी वैल्यू अगर 0 होती है तो उसमें क्या मिलता है? हमें 1 मिलेगा। यहां से हमें 1 मिल गया। ये 1 कहाँ जाएगा? इस नैंड गेट नंबर 3 पर जाएगा, तो 1 हमें यहां पर चला गया। और इसका देखिए 0-1 का हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और 1-1 का क्या होता है? हमें पता है कि यहाँ पर 0 होता है। तो इस तरीके से अगर डी की वैल्यू 0 है तो Qn की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी, जिसे कि रीसेट स्टेट बोला जाता है। आगे बात करते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, क्लॉक की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू को 1 लेके चलते हैं। डी की वैल्यू को 1 लेके चलना है, लो जी डी की वैल्यू 1 कर दी तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास में 0 हो जाएगी। क्लॉक की वैल्यू अगेन हम 1 लेके चल रहे हैं। इस केस में चेक कीजिए 1 1 का हमें आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, 0 आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर 0 जब आगे की तरफ जाएगा तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, 1 आउटपुट आएगा। और ये 1 हमारे पास में इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ देखिए क्या बनेगा, हमारे पास में 1 बनेगा। 1 1 का आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें क्या Q1 की वैल्यू 1 देखने को मिलेगी। तो आप सिंपली भी याद रख सकते हैं कि अगर D की वैल्यू 0 लेके चल रहे हैं तो Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर D की वैल्यू को 1 लेके चल रहे हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 वैल्यू देखने को मिलेगी। तो जो D की वैल्यू होती है वो ही हमारी Q1 की वैल्यू होती है। तो ये थी ट्रुथ टेबल किसकी, D फ्लिप फ्लॉप की। आगे बात करते हैं टाइमिंग डायग्राम की। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जो ट्रुथ टेबल अभी हमने बनाई थी, D की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 0, D की वैल्यू 1, Q1 की वैल्यू 1, इसको लेके चलते हैं और इस टाइमिंग डायग्राम को समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, सबसे पहले क्लॉक पल्स ली हुई है, क्योंकि आपको पता है कि क्लॉक पल्स के बिना तो काम ही नहीं करेगा। तो क्लॉक पल्स को ले लिया, D की वैल्यू को हमने यहाँ पर ले लिया और Q की वैल्यू को हम जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने नोटिस करना है कि देखिए पॉजिटिव एज ट्रिगर लेके चल रहे हैं हम। एग्जांपल के अंदर मान के चल रहे हैं कि हम पॉजिटिव एज ट्रिगर का यूज कर रहे हैं। पॉजिटिव एज का मतलब है जब क्लॉक की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 की तरफ जा रही होगी। जैसे ये 1 से 0 आ रही है, यहाँ पर हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 0 से 1 पे चेंज होगा। एक कहाँ चेंज मिलेगा हमें, यहाँ चेंज देखने को मिलेगा, अगेन यहाँ चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ चेंज देखने को मिलेगा और यहाँ चेंज देखने को मिलेगा। तो जब भी क्लॉक की वैल्यू 0 से 1 की तरफ जाएगी उस टाइम पर जो भी D की वैल्यू होगी वो ही Q की वैल्यू मिलेगी। तो इस पॉइंट पे देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट पे D की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पे D की वैल्यू 0 है, तो हमें क्या मिलेगी, 0 वैल्यू चलेगी। कंटिन्यूसली चलेगी, कब तक, इस पॉइंट तक चलेगी, मतलब यहां तक चलेगी। यहां पर आने के बाद में जैसे पॉजिटिव एज ट्रिगर मिला तो D की वैल्यू चेक कीजिए, इस पॉइंट पे D की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने भी क्या कर दिया, इसको भी 1 कर दिया Q की वैल्यू को। अगेन चेंजेस कहां मिलेंगे, इस पॉइंट पे आके मिलेंगे। इस पॉइंट पे आके D की वैल्यू को चेक कीजिए, D की वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट पे आके D की वैल्यू को 0 कर दिया हमने। इस पॉइंट पे आके अगेन चेक कीजिए कि D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 0 है, तो भाई 0 वैल्यू को कंटिन्यू रखिए। इस पॉइंट पे आके चेक कीजिए कि D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 1 है, तो हमने इसको भी 1 कर दिया। मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगर में जब भी क्लॉक की वैल्यू 0 से 1 हो रही है उस मोमेंट पे चेक कीजिए कि D की वैल्यू क्या है। जो D की वैल्यू हो उसे Q की वैल्यू बना दीजिए और बाकी टाइम पर उस पुरानी वैल्यू को, जो लास्ट टाइम की वैल्यू है, उसे कंटिन्यू कीजिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टाइमिंग डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी जो होती है वो किसके हेल्प से बनाई जाती है, वो ट्रुथ टेबल की हेल्प से बनाई जाती है। तो इसके अंदर क्या रहता है कि D और Q1 हम 2 पैरामीटर लेके चलेंगे, एक D लेके चलेंगे और एक Q1 लेके चलेंगे, और इन दोनों की हेल्प से हम नेक्स्ट स्टेज को फाइंड आउट करेंगे कि नेक्स्ट स्टेज क्या आने वाली है। देखिए हमारे पास में 2 पैरामीटर है, तो 2 के बीच में हमारे टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, टोटल 4 कॉम्बिनेशन हमने इसके बना लिए। तो अब देखिए कि अगर D की वैल्यू 0 है तो आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, 0 ही आएगी। D की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, 0 आएगी। अगर D की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, 1 आएगी। D की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब Q1 से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रीवियस स्टेट क्या है, जो D की वैल्यू रहेगी वो ही हमारी नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू रहेगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, के मैप बनाएंगे। के मैप किन किन के बीच में बनाएंगे, हम यहाँ पर D और Q1 के बीच में बनाएंगे, और जो उसका रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, Q1 + 1 आएगा। तो हमें पता है के मैप के अंदर हमारे पास में 2 वेरिएबल हैं, तो हमारे टोटल 4 बनेंगे। यहाँ पर D और Q1 के लिए 0 1 वैल्यू रख ली, 0 1 वैल्यू रख ली। देखो 0 0 पर क्या वैल्यू है, जब D की वैल्यू 0 है, Q1 की वैल्यू 0 है, तो Q1 की वैल्यू भी कितनी है, 0, तो हमने यहाँ पर भर दिया 0। जब D की वैल्यू 0 है, Q1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या और है हमारे पास में 0, तो यहाँ पर भी 0 लिख दिया। D की वैल्यू 1, Q1 की वैल्यू 0, D की वैल्यू 1, Q1 की वैल्यू 0। इस टाइम पे क्या भरना है, 1 भरना है। यहाँ 1 भर दिया और यहाँ पर भी 1 भर दिया। अब के मैप के अंदर, SOP के अंदर आप जानते हो कि क्या करते हैं, हम 1 के पेयर बनाए जाते हैं। तो 1 के पेयर बना दिया, एक पेयर बन गया। अब चेक कीजिए कि इस पेयर के अंदर कौन सी वैल्यू है जो चेंज नहीं हो रही है। क्या Q1 की वैल्यू चेंज हो रही है, यस। इसके लिए 0 वैल्यू है, इसके लिए 1 वैल्यू है, तो Q1 को छोड़ दो। D की वैल्यू देखो, इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है, तो मतलब क्या करेंगे, D को लेंगे।
तो रूल क्या होता है, 0 अगर वैल्यू है तो उसको बार लगा के लिख दो, 1 वैल्यू है तो विदाउट के बार लिख दो। तो इससे Q1 + 1 की जो आंसर आ जाएगा, वो जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, डी आ जाएगा। डी मतलब 1 वैल्यू थी, 1 मतलब विदाउट बार लिखना था तो हमने डी लिख दिया। अगर यहाँ पर 0 होता तो हम क्या लिखते, डी बार लिखते। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके लिए, डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। आगे बात करते हैं एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल का मतलब होता है कि हमारे पास में जब वैल्यू Q1 से Q1 + 1 पे जा रही है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, उसी के हेल्प से बनाएंगे कि जब वैल्यू Q1 से Q1 + 1 पे जा रही है तो D की वैल्यू में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं आपको। तो अगेन हमारे पास में ये दो कॉम्बिनेशन है, Q1 और Q1 + 1, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जब Q1 की वैल्यू 0 से 0 पे जा रही है तो D की वैल्यू कितनी थी, इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल में देखिए 0 से 0 पे जा रहे थे तो D की वैल्यू 0 थी, तो हमने यहाँ पर 0 फिल कर दिया। 0 से 1 जाने पर क्या हो रहा था, जब 0 से 1 जा रहा था तो उस टाइम पे D की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। 1 से 0 होने पर D की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, 0 लिख दिया। 1 से 1 होने पर 1 होगी। तो इस तरीके से एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ किया जा सकता है डी फ्लिप फ्लॉप में। एप्लीकेशन की बात करें तो भाई सबसे पहले एप्लीकेशन आती है काउंटर्स बनाने में। अगर आप काउंटर डिजाइन करना चाहते हैं, काउंटर क्या होते हैं, दैट कैन काउंट द इवेंट्स, तो उसके लिए हम डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टर्स बनाने में भी डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है। रजिस्टर क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करवाने का काम करते हैं, तो डी फ्लिप फ्लॉप का तो नाम ही डेटा फ्लिप फ्लॉप है। इसके अलावा डेटा स्टोरेज में डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है। और सिंक्रोनस सिस्टम बनाने के अंदर, सिंक्रोनस सिस्टम जहां पर कि क्लॉक पल्स का इस्तेमाल होता है, तो उसे बनाने के लिए भी डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज की बात करें तो भाई कंप्यूटेशन स्पीड डी फ्लिप फ्लॉप की थोड़ी ज्यादा होती है बाकी फ्लिप फ्लॉप के कंपैरेटिवली, और इसके अलावा इसमें लेस पावर कंजप्शन होती है, बाकी फ्लिप फ्लॉप से कम पावर की कंजप्शन होती है। ये डी फ्लिप फ्लॉप के हमारे क्या रहेंगे, एडवांटेज रहेंगे। प्रॉब्लम की बात करें तो देखो यहाँ पर डिले फ्लिप फ्लॉप इसे बोला ही जाता है, तो इसके प्रोपेगेशन में मतलब इनपुट से आउटपुट जनरेट करने में, अगर हमारे पास इनपुट है उससे आउटपुट जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ डिले देखने को हमें मिलते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जहां पर कि हमें टाइमिंग कंस्ट्रेंट रहता है, मतलब हमें एक एग्जैक्ट या रियल टाइम के ऊपर काम कर रहे हैं, वहां पर हमें डी फ्लिप फ्लॉप यूज करना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसके डिसएडवांटेज हो गए। ये एडवांटेज नहीं है एक्चुअली में, ये क्या है, डिसएडवांटेज है हमारे पास में। यहाँ पर डिस और लगा लीजिए। तो डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे हमारे पास में कि जहां पर भी रियल टाइम सिस्टम है, जहां पर टाइमिंग कंस्ट्रेंट है, वहां पर हम डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास में डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी टॉपिक पे डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।